जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के बैठक में आचार्य प्रवर निरंजन जी ने हम लोगों को सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के बारे में समझाया और खासकर भारतीय संदर्भ में किस तरह से जो सवर्ण समुदाय है उसमें भी खासकर ब्राह्मण समुदाय किस तरह से बाकी समाज पर उन लोगों ने सांस्कृतिक आधिपत्य जमा रखा है उसके बारे में बोल रहे थे। इसके प्रतिक्रिया में राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी ने एक प्रश्न रखा कि तो फिर आप क्यों नहीं घूम घूम कर आयोजन करते हैं और फिर ये बातें कहते हैं सब लोगों को ताकि सबकी चेतना बढ़े। उसके जवाब में हमारे आगे के वक्ता अरविंद जी, सतना के शिक्षक हैं, अरविंद जी ने अपनी बात रखी कि क्यों यह संभव नहीं है। यह ज़्यादा अच्छा है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में अपनी भूमिका निभाएं, उसमें नेतृत्व संभालें। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो नेतृत्व की गुणवत्ता है उसमें समझौता होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। आइए सुने हमारे वक्ता अरविंद जी को। इस बीच में आदरणीय अरविंद सर ने हैंड रेज किया है, तो मैं आदरणीय अरविंद सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया सर आप आएं और अपनी बात रखें। जी आदरणीय शुक्रिया अशोक जी। मैं सिर्फ 3-4 मोटी बातें कहना चाहता था जो मैं समझ पाया हूँ। पहला तो ये कि जो अभी मौर्य जी पूछ रहे थे उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ कई चीजें अलग अलग होती हैं और कई अलग अलग फूल होते हैं और वो पूरे फूल जब एक धागे में पिरोए जाते हैं तब माला बनती और वो माला फूलों से ज्यादा बेहतर सुंदरता प्रदान करती है और उपयोगी भी होती है। लेखक का अलग काम है, प्रकाशक का अलग काम है, वितरक का अलग काम है और उसके बाद पाठक की एक अलग भूमिका है। इसी तरीके से जब हम मंचीय कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में चलते हैं तो आयोजक की अलग भूमिका होती है, वक्ता की अलग भूमिका होती है, संयोजक की अलग भूमिका होती है और श्रोताओं की अलग भूमिका होती है। आचार्य जी ने जो ये कहा उसमें उन्होंने ये कहा कि जब कहीं भी अगर कोई आवश्यकता महसूस करता है तो वहां पे आचार्य जी जैसे हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लोग वहां पे वक्ता की मार्गदर्शक की भूमिका में उपस्थित रहने के लिए सहर्ष तैयार हैं। उसके लिए उन्होंने इतना मानसिक श्रम किया हुआ है, इतना मानसिक सामग्री उनके पास ऑलरेडी है। जरूरत है उन लोगों की जो कि आयोजक की भूमिका में आए, जैसे कि आज अभी हम लोग भी देख रहे होंगे। कुछ उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम होते हैं या देवकी नंदन के या XYZ किसी के ही कार्यक्रम होते हैं, ये लोग खुद ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, इनके ऑर्गेनाइजर अलग होते हैं। स्थानीय लोग जिनमें उत्साह होता है, जिनमें रुचि होती है, जो उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और उन कार्यक्रमों में ये जो मानसिक क्षमता वाले लोग होते हैं ये जाके वहां पे अपना व्याख्यान देते हैं। तो आचार्य जी के वक्तव्य से मैं जो समझ पाया वो ये था कि अगर लोग ऐसा करना चाहते हैं, और ये बात चूंकि एक पृष्ठभूमि में मेरे पास पहले भी आई थी 4 या 5 दिन के पहले, हमने एक आर्टिकल देखा था, विचारक और चिंतक हैं हमारे वर्ग के ही हैं, नाम थोड़ा सा मुझे अभी विस्मृत हो रहा है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में डाला था और वो फेसबुक पोस्ट ये थी कि आज के समय में भी जब कहीं किसी की चोटी काटी जा रही है, किसी को अपमानित किया जा रहा है, किसी के साथ कुछ किया जा रहा है, ऐसे समय में भी हमारे वर्ग के लोग क्यों ये राम कथा, भागवत कथा और ये महापुराणों की तरफ जा रहे हैं। उसकी जगह ये फुले कथा, शाहू जी कथा, डॉक्टर अंबेडकर कथा, बुद्ध कथा, पेरियार रामास्वामी नायकर कथा, इन कथाओं की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहे हैं। और ये संदर्भ और ये घटना हमने आचार्य जी से डिस्कस भी की थी कि आचार्य जी ऐसा एक ये आया है और उस पर आचार्य जी ने रिप्लाई भी किया था। उसी बात को आज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि इतने अच्छे तरीके से और इतनी सरल भाषा में उन्होंने रखा। नहीं तो कई बार उनकी बातों को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और आज काफी सरल और आसान भाषा में उन्होंने रखा। और जो बातें उन्होंने रखी इसको अगर हम एक दूसरे प्रैक्टिकल समझना चाहें
तो प्रैक्टिकल के माध्यम से ये समझें कि जब आरएसएस की स्थापना की थी हेडगेवार और उनके साथियों ने, तो उन्होंने वो विजन देखा था जो आज हम यहाँ पे 2025, 26, 27 में देख रहे हैं। इसकी कल्पना उन्होंने उस समय कर ली थी और वो था सांस्कृतिक बदलाव। कैसे आदिवासियों के बीच में वनवासी समाज संगठन बना दो, आदिवासी विकास संगठन बना दो, शहरों के लिए अलग बना दो, फलाने के लिए फलानी सेना, ठिकाने के लिए ठिकानी सेना, उसके लिए ये। और वो सांस्कृतिक बदलाव करते करते 100 से ऊपर के सालों में आज उन्होंने पूरे राष्ट्र में सभी जगह, अब आचार्य जी ने अपनी गरिमा के अनुरूप संदर्भों के और इशारों में बात की, मैं उसी बात को खुले रूप में रखना चाहता हूँ। आज वो राज सत्ता, अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता, संचार सत्ता, सभी सत्ताओं पे काबिज हो चुके हैं। तो मैं जो समझा हूं कि हमें भी अगर हम ये चाहते हैं तो हमें जमीनी धरातल पर काम करना होगा। और अभी से जब हम उस सांस्कृतिक बदलाव की बात शुरू करेंगे, जिसके बारे में एंटोनियो ग्राम्शी लिखते हैं कि कभी भी बदलाव जो होता है वो संस्कृति के माध्यम से होता है, और वो बदलाव करते करते अगले कुछ दशकों और हो सकता है कि शतक के बाद हम वैसी कल्पना फलीभूत होते हुए देख पाएंगे जो कि अभी हम कल्पना करेंगे, और जिसके लिए हमारा मिशन और हमारे जैसे दूसरे और समानांतर और अन्य संगठन भी काम कर रहे हैं। तो मैं यही बातें कहना चाहता था। धन्यवाद। अशोक जी, आगे आप ले सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अरविंद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आगे वक्ता अभिलाषा मैडम समझा रही हैं कि किसी बात की प्रतिक्रिया देने की हमारे अंदर जो चाहत रहती है उसको नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है, तथा साइलेंट रिवॉल्यूशन क्या है, खास करके कल्चरल रिवॉल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में। आइए सुनते हैं। इसी के साथ में मैं मातृशक्ति आदरणीय डॉक्टर अभिलाषा मैडम को बुलाना चाहूंगा कि कृपया आप आएं और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी, डॉक्टर अभिलाषा सिंह। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार है, जैसा मैं ध्यान। और मैं सुन रही थी, आज मैं सुबह से ही जुड़ गई थी, सर का टॉक था तो सर, और मैंने सुना बहुत सारी बातें सर। हमेशा ये जो आप आज भी बताया उनके लेख में भी मैं पढ़ती हूँ, और बिल्कुल यही समझ में आता है कि हाँ, जो हमारे इतने प्रबुद्ध जनों के जो उद्बोधन होते हैं उससे हम यही समझना चाहिए कि हम लोग प्रतिक्रियावादी बहुत ज्यादा ना बने, विचार करें, और विचार करने के बाद जो हमारे विचार में आए कि नहीं, ये असल में आज का जो इन्वायरमेंट है, देख ही रहे हैं, जो पॉलिटिकल है ये इतना ज्यादा, जिसका स्ट्रांग रहेगा वही आप पे कब्जा करने की कोशिश करेगा हर तरह से। और माहौल भी देश में ऐसा ही है, आपके प्रति अगर डर का माहौल है तो आपको पहले अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि, और स्ट्रांग करना पड़ेगा, और अपने माइंड को भी, दिमाग को भी इस तरह से मतलब हमें रखना पड़ेगा कि आप, अगर आप बहुत ज्यादा एकदम समाज सुधार की बात करते हैं ओपनली, तो आपके पास आपका स्ट्रांग जो डिफेंस सिस्टम है वो भी होना चाहिए। आपके पास अभी डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपका पंचायत से लेकर के पूरा प्रधानमंत्री की पोस्ट तक जो है वो, जैसा भी सर बोल रहे थे कि एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन का पूरा उनका वर्चस्व हो गया है। तो जो भी हमारे जो पुरोहित लोग भी हैं तो वो अपने ज्ञान पे ध्यान दें, और जैसा अभी आचार्य सर ने बताया कि हमें साइलेंटली उस चीज को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है मतलब अपने ही उस समाज के, अपने लोगों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच कि अच्छा ठीक है, आपको कथा करवाना है तो हम ही कथा करवाएंगे, आपको शादी करवाना है तो हम भी बहुत अच्छे मंत्रोच्चार से शादी करवाएंगे। और जब हमारा अपना समाज हमें लगे कि अच्छा इनको समझ आ रहा है, थोड़ा परिवर्तन की गुंजाइश है, तो धीरे से उस चीज को जो समाज हित में है, जो मानव हित में है, उसको हम बताएंगे। जैसे आज मुझे लगता है 1 साल पहले मैंने आचार्य जी को इसी मंच पे सुना था, तो तब चूंकि मेरा मानना है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर एक जो सकारात्मक बदलाव की गुंजाइश होना चाहिए। मतलब एक लकीर का फकीर या रिजिड नहीं होना चाहिए इंसान को कि नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे। और तो तब आप वो चीजों को समझ सकते हैं जो आपको वर्ल्ड में, आपके आसपास देश में जो हो रही हैं। और जब ऐसे मंच से आप जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कुछ सकारात्मक चीजें आएंगी, आप विचार करेंगे, मंथन करेंगे। आप सब लोगों से ही जुड़ करके मैं चीजों को समझती हूँ। तो आज से 1
एक साल पहले आचार्य जी ने बोला था कि आपको अपने लोगों के बीच पहले अपनी पहुंच बनानी है और लोगों को जो भी अगर वो कथा में कर्म कांड में इन्वॉल्व है तो उनको जितना आपका जो पंडित ब्राह्मण पुरोहित दे रहा है उससे आप उतना मत दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा कर्मकांडी है, उतना मत दीजिए, थोड़ा उसमें कम करिए। और आपका अपने समाज के लोगों के बीच जाकर के उनके जो ग्रोइंग जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, उनसे भी आप 15 मिनट आधे घंटे का आपका इंटरेक्शन होगा तो आप उनके एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे, आप उनसे इंटरेक्ट होंगे कि अच्छा बेटा आप क्या कर रहे हो, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, अच्छा आप 10th स्टैंडर्ड में है तो फिर आपको 12th में जाकर के कौन सा सब्जेक्ट लेना है, लॉ की तरफ जाना है कि इंजीनियरिंग करना है। आप उनको इस तरह से मोटिवेट करेंगे। कोई ब्राह्मण पुरोहित आएगा तो वो आपके बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगा। ये 100 and 200% बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो और सबसे मेन बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बदलाव है हम कोशिश करें अपनी तरफ से, तो हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम अपने घर से शुरुआत करें और पाखंड को 100% वहां से हम खत्म करें। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप भले ही आपकी शुरुआत धीमी हो, लेकिन कोशिश करें कि पहले अपने आप से, जैसे जातिवाद हो या पाखंड हो, पहले आपके अंदर से निकलना पड़ेगा। आप जब तक अपने आप से नहीं निकालेंगे, बात बोलने से कुछ नहीं होगा, चाहे मंच पे बोले, आप फिजिकल मंच पे बोले, चाहे वर्चुअल मंच पे बोले। यही मैं बात कहना चाहूंगी, शुरुआत अपने घर से करें, अपने व्यक्तित्व से करें। जो आप करेंगे वो आपके समाज के लोग आपसे एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि बहुत ज्यादा हम अगर प्रतिक्रियावादी हो जाएंगे, आपको वहां पर पॉइंट आउट किया जाएगा, आपका जो विरोधी समाज है, आप समाज जो वैचारिक विरोधी है वो आपको जीने नहीं देगा। आजकल का माहौल ऐसा ही है। तो आप अपने साथ वैचारिक विरोधी इस तरह से ना तैयार करें कि आपको खात्मा करने पे लग जाए। साइलेंट वर्कर बनिए, जैसे जो 10% का समाज है वो साइलेंट वर्कर रहा। इतिहास को जैसा सर बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में भी उन्होंने साइलेंटली सारे जो भी चीजें आपको वेद पुराण ग्रंथ मिलते हैं, उन्होंने सबको डंका बजा करके नहीं बोला कि ये हम लिख रहे हैं, उन्होंने साइलेंटली बोला और इतने सालों तक उन्होंने साइलेंटली छुपा करके रखा। तो इस बात को उनको हमें बहुत गौर से समझने की जरूरत है। और हमारे इस जो हमारा राष्ट्रीय पुरोहित ये जो हमारा संस्थान ही मैं कह सकती हूँ, इतना बड़ा जो हमारा ये संगठन बन गया है, यहाँ से हमारा साहित्य भी जनरेट हो रहा है। तो हम उस अपने साहित्य को अपने लोगों को भी साइलेंटली अपने लोगों के बीच हम पहुंचाएंगे और उनको हम समझाएंगे कि ये हमारे समाज हित के लिए, हमारे आर्थिक हित के लिए, हमारे बच्चों के आने वाली पीढ़ी के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं। बस यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम गुरुजनों को, सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय।